हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और हमारे ऐप का नाम है शार्प लर्निंग, जहां पर कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं आप सबके लिए। तो शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सारे मुद्दे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्थित अली सैफुद्दीन मस्जिद की यात्रा की है। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की कौन सी भी यात्रा ब्रुनेई में हुई है। ब्रुनेई एक देश है, कहाँ है वो भी ले चलेंगे आपको। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में क्या क्या समझौते हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने कौन सा विधि आयोग यानी लॉ कमीशन गठित किया है, जिस पर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए हैं। देश के नए कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, एनआईए के नए चीफ कौन है, और भी ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना देर के हुए। क्वेश्चन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2024 में किन दो देशों की यात्रा की है। आंसर क्या है? आंसर है ब्रुनेई और सिंगापुर। ये दोनों ध्यान में रखना है आपको। देखिए, अगले एक दो और क्वेश्चन लेते हैं, फिर डिटेल में आपको बताएंगे पूरा। क्वेश्चन होगा अगला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2024 में ब्रुनेई की राजकीय यात्रा की, तो ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए कौन सी भी यात्रा थी? किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की कौन सी भी यात्रा थी? आंसर होगा पहली। देखिए, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब भारतीय प्रधानमंत्री ब्रुनेई पहुंचे, और वो हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर डिटेल बात करेंगे। क्वेश्चन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2024 में किस शहर में स्थित अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया है? किस शहर में स्थित है? एक बात मैं बता दूं आपको कि ब्रुनेई में है, ब्रुनेई की राजधानी में है। क्या होगा आंसर? आंसर होगा बंदर सेरी बेगवान। क्या है? बंदर सेरी बेगवान, जो राजधानी है ब्रुनेई की, वहीं पर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई के दौरे पर थे, फिर 4 और 5 को सिंगापुर के दौरे पर थे। तो ब्रुनेई पहुंचे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और अली सैफुद्दीन मस्जिद है, काफ़ी ऐतिहासिक है, बंदर सेरी बेगवान, जो कि राजधानी है ब्रुनेई की, वहीं पर। और इसका नाम क्या है? अली सैफुद्दीन मस्जिद। तो ये ऐतिहासिक मस्जिद है, और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पर आपको दिख रहे हैं इस जगह पर। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर भारतीय उच्चायोग का जो नया कैंपस बना है इंडियन हाई कमीशन का, तो उसका भी उद्घाटन किया। और यहाँ के सुल्तान हैं, उनका नाम क्या है? सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया। ठीक है, ये रहे सुल्तान वहाँ के चीफ, और ब्रुनेई के प्राइम मिनिस्टर भी वो खुद ही हैं। ओके, ब्रुनेई के बारे में एक बार जान लेते हैं, फिर और डिटेल हम बात करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट वार्ता भी हुई है। ठीक है, तो एक बार ब्रुनेई चलते हैं हम लोग। ये रहा प्यारा भारत अपना, और ये जो आसियान देश है ना, वही उसी में से एक देश है ब्रुनेई। और ब्रुनेई जो है ना, वो यहाँ पर देख रहे हैं आप। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये 3 तरफ से मलेशिया से घिरा हुआ, और एक तरफ से ये साउथ चाइना सी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो यहीं पर है, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये है ब्रुनेई। छोटा सा देश है, ये मलेशिया इधर हिस्सा हो गया, ये मलेशिया हो गया, और इस जगह पर है ये। अब ये भी सवाल हो सकता है कि जो ये ब्रुनेई है वो किस द्वीप में स्थित है? तो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। क्या है? बोर्नियो द्वीप पर। ब्रुनेई की आबादी लगभग 4,61,000 है, बहुत कम है, और यहाँ की 2/3 आबादी मुस्लिम है। करीब 14,000 भारतीय रहते हैं यहाँ पर, और भाषा बोली जाती है मलय। मलेशिया में जो बोली जाती है मलय, वही बोली जाती है। और ब्रुनेई की राजधानी क्या है? बंदर सेरी बेगवान। क्या है? बंदर सेरी बेगवान। कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर मैंने लिख दी हैं। ठीक है, तो ब्रुनेई में वहाँ जो सुल्तान हुए हैं हाजी हसनल बोलकिया, उनका शासन है। और अली सैफुद्दीन जो मस्जिद है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो ब्रुनेई के 28वें सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन तृतीय के नाम पर है ये। और 1958 में इस मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ था। दोनों देशों के बीच में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातचीत भी हुई है, जिसमें डिफेंस, कम्युनिकेशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस, हेल्थ, फार्मास्यूटिकल, एजुकेशन, पर्यटन, युवा लोगों के बीच में आदान प्रदान, मुद्दों का आदान प्रदान, बातचीत, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, इन सब पर ख़ास तौर पे वहाँ पर चर्चा हुई है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। और कुछ और बात बता दूँ आपको कि वहाँ भारतीय जो है वहाँ कब पहुँचे। देखिए, राजनयिक संबंध के तो 40 साल पूरे हो गए हैं अभी, और इसी
की वजह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे थे। राजनयिक संबंध 1984 में शुरू हुआ था। भारत और ब्रुनेई के बीच में व्यापार और आर्थिक संबंध भी हैं। भारत जो है ब्रुनेई से तेल गैस खरीदता है, जबकि ब्रुनेई को चावल, दवाएं और मशीनरी जैसे चीज़ें बेचता है। दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक संबंध है और एक दूसरे की सुरक्षा में सहयोग करते हैं। यहाँ के सुल्तान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये 1980 तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। सुल्तान बनने के बाद उन्होंने 50 अरब रुपए का अपना महल बनवाया था। महल का नाम इस्ताना नूरुन ईमान रखा था। 7000 कारें हैं इनके पास और मतलब लग्जरी जीवन जीते हैं, ऐसा कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर डिटेल और बात करेंगे। क्वेश्चन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा जो कि सितंबर 2024 में हुई, तो उस दौरान दोनों देशों के बीच में यानी भारत और सिंगापुर के बीच में किन समझौतों पर सिग्नेचर हुए हैं? क्या क्या समझौता ज्ञापन था जिस पर सिग्नेचर किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? ये थोड़ा सा अलग तरीके का यहाँ क्वेश्चन क्रिएट किया गया है, आप इसमें से जवाब दे सकते हैं। क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा सी। ठीक है, 1 और 2 दोनों यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में समझौता हुआ है। स्वास्थ्य सहयोग स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में समझौता हुआ है। तो ये 2 चीज़ें यानी 1, 2, 3, 4 तरह की चीज़ों पर समझौता ये किया गया है दोनों देशों के बीच में। ठीक है, तो 4 समझौते हुए हैं, सिग्नेचर हुए हैं। द हिंदू ने ऐसा ही लिखा है अखबार में। दरअसल 4 सितंबर को ब्रुनेई की यात्रा समाप्त करने के बाद सिंगापुर पहुंचे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और 5 सितंबर तक रुके वहां पर। सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं थर्मन शनमुगारत्नम, ठीक है, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। क्या नाम है? लॉरेंस वोंग। ये रहे प्राइम मिनिस्टर वहाँ के, लॉरेंस वोंग। तो वहाँ मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वहाँ के राष्ट्रपति से और प्राइम मिनिस्टर से। इसके अलावा तमाम जो व्यापारी हैं उन सब से बातचीत हुई है। ठीक है, और इसी दौरान फिर ये दोनों देशों के बीच में सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सहयोग और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझौते किए गए हैं। इसके तहत ये है कि दोनों देश सेमीकंडक्टर क्लस्टर डेवलपमेंट करेंगे। सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर दोनों देश मिलजुल कर ध्यान देंगे, क्योंकि अभी सेमीकंडक्टर जो है काफ़ी प्राथमिकता का क्षेत्र बन गया है भारत सरकार के लिए भी और दुनिया के लिए भी। इसके अलावा भारत और सिंगापुर के बीच में डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, 5G, सुपर कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और AI जैसे क्षेत्रों पर सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई है। अब सवाल होगा कि क्यों महत्वपूर्ण है सिंगापुर और ब्रुनेई की यात्रा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की? देखिए, वर्तमान में भारत के जो सीमावर्ती मुल्क हैं, देश हैं, उससे भारत के बहुत अच्छे संबंध नहीं चल रहे हैं। जैसे आप चीन देखिए, ठीक है, इधर जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ वहाँ देखिए, म्यांमार में भी उतने बेहतर नहीं है संबंध, पाकिस्तान से तो बुरे थे। तो ये स्थिति है। इसके अलावा मालदीव, वहाँ पर भी बेहतर संबंध नहीं है। तो अब ये देख लीजिए कि क्या है कि चीन का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, ये पूरा जो इधर का इलाका है ख़ासतौर पर, वहाँ चीन का प्रभाव बढ़ रहा है और साउथ चाइना जो सी है इस जगह पर, ये वाला जो हिस्सा अभी हम दिखा रहे हैं आपको, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो ब्लिंक कर रहा है, वहाँ पर चीन की दादागिरी बढ़ रही है। और ऐसे में जो पूर्वी एशिया है वहाँ पर, जैसे सिंगापुर यहाँ पर रहा, ये आप देख रहे हैं, ये है सिंगापुर। ओके, और इधर का हिस्सा ये आप देख रहे हैं, ये मलेशिया है, उसी के पास में यहाँ पर सिंगापुर है। ओके, तो ऐसे में सिंगापुर और ब्रुनेई और आसपास के जो देश हैं वो सब काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं भारत के लिए। भारत की जो भू राजनीति है ये इस जगह की उस जगह पर। देखिए, अभी जो जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, जिस जगह पर भारत अभी खड़ा है, ऐसे में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ये यात्रा महत्वपूर्ण है। ये भी बताऊं कि ब्रुनेई की और यहाँ पर सिंगापुर की ये जो 2 यात्रा हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत यात्रा की गई है। अब सवाल ये भी होगा कि ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा ज़रूरी कैसे थी, क्यों थी? अब BBC ने ये लिखा है कि डिजिटाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर, इस क्षेत्र में भारत जो है एक ऐसा साथी चाहता है जो तकनीक और निवेश दोनों ला सके। तो वो है क्या? वो सिंगापुर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है और इसके लिए सिंगापुर से व्यापारिक संबंध बहुत अहम है। सिंगापुर जो है वो आसियान का, ये जो इतने कलरफुल देश देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब आसियान देश हैं। तो यहाँ आसियान देशों का जो इम्पॉर्टेंट
ये सिंगापुर जो है ना वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आसियान देशों में सिंगापुर जो है ना वो भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आसियान देशों की बात कर रहे हैं। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक गुट है। ओके, तो सिंगापुर ये भी जानता है कि एशिया पैसिफिक में, यानी एशिया पैसिफिक में उस पूरे इलाके में आसियान देशों के मामले में अगर कोई चीन को बैलेंस कर सकता है तो वह है भारत। सिंगापुर चाहता है कि इस क्षेत्र में भारत अपनी सक्रियता बढ़ाए, यानी इस क्षेत्र में यहाँ पर, ताकि चीन पर से उसकी निर्भरता जो है वो कम हो सके। वहीं मतलब प्रयास भारत भी अपनी तरफ से प्रयास करे। भारत आसियान स्पेशल समिट भी होता रहा है, ठीक है। तो एशिया पैसिफिक में चीन का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। उस लिहाज से भारत के लिए भी सिंगापुर के साथ काम करना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रेड और इसके अलावा समुद्री सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिहाज से सिंगापुर जो है ना वो एक रणनीतिक द्वार की तरह है, ठीक है। यहाँ से मतलब आप देखिए कि कोई भी अगर जहाज जाता है तो इस जगह से इस तरह से होते हुए यहाँ से सकरा रास्ते होते हुए और इधर से जाता है। ओके, तो ऐसे में ये सिंगापुर जो ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अब भारत का मतलब टोटल व्यापार का मतलब 55% से ज़्यादा जो है ना साउथ चाइना सी से होकर जाता है। और अगर हम इस इलाके में बात करेंगे, आसियान होकर जा रहा है इधर से, तो वो काफ़ी इससे भी ज़्यादा है, ठीक है। और तो ऐसी स्थिति में चीन क्या है कि यहाँ पर अपनी उपस्थिति, सैन्य उपस्थिति बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है। जैसे श्रीलंका की ओर आता है, वहाँ अपने जो खुफिया उसके जो जहाज़ हैं वो सब वहाँ पहुँचते हैं, उतरते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत जो है वो भारत की प्राइम मिनिस्टर की ये यात्रा रही है। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में कई बार पूछा जाता है। तो ये नवंबर 2014 में शुरू की गई थी और उस वक्त भारत आसियान शिखर सम्मेलन भी हुआ था। उससे पहले इस नीति का नाम था लुक ईस्ट नीति था, ठीक है। लुक ईस्ट नीति था जो कि 2014 में एक्ट ईस्ट नीति बन गया था। मकसद यही है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में, इस क्षेत्र में भारत के आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंध जो है ना वो तमाम देशों से बेहतर मजबूत हो सके। भारत जो है चीन जैसे बड़े देशों को चुनौती दे सके और व्यापारिक रणनीति वो बना सके, ठीक है। अब सवाल ये भी होगा कि भारत और सिंगापुर, जो यहाँ पर सिंगापुर है, उसके बीच में संबंध कैसे हैं। देखिए 1965 में दोनों देशों के बीच में राजनयिक संबंध यानी डिप्लोमेटिक कनेक्शन शुरू हुए थे। भारत और सिंगापुर के संबंध बहुत अच्छे हैं और मित्रतापूर्ण हैं, ठीक है। कई क्षेत्रों में ओके लगातार हो रहे राजनयिक संबंध तो बेहतर हैं ही, सांस्कृतिक संबंध भी हैं, डिफेंस सुरक्षा को लेकर भी काम हो रहा है। वहाँ के सैन्य जो लोग हैं उनको सहयोग देना, उनके प्रशिक्षण करना, ये सब भी काम भारत कर रहा है। एजुकेशन के लेवल पर भी काम हो रहा है, लेकिन वो आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न है और टेक्नोलॉजी के रूप में से भी बहुत छोटा सा देश है। फिर भी तो भारत को उससे फ़ायदा मिल सकता है और ये इस क्षेत्र में जो ज़रूरी है भारत की दखल होना, इसलिए ये यात्रा इन दोनों देशों की, ये ब्रुनेई और यहाँ सिंगापुर, इसकी ज़रूरत थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? आंसर होगा 103। टोटल 103 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है और ये पूरी लिस्ट रही। कीर्ति चक्र 4 दिए जा रहे हैं, जिसमें 3 मरणोपरांत हैं। शौर्य चक्र 18, जिसमें 4 मरणोपरांत। सेना मेडल 1, सेना पदक वीरता का 63, नौसेना पदक 11 और वायुसेना पदक वीरता का 6। तो आपको लेकिन ये 2 जो है ना, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये आपको ध्यान में रखना है कि कितने दिए गए हैं, ठीक है। देखिए वीरता के पुरस्कार बहुत सारे होते हैं, लेकिन 2 प्रमुख तरह के होते हैं। जैसे एक युद्धकालीन होता है, एक शांतिकालीन होता है। उसके बारे में भी चर्चा कर लें। युद्धकालीन जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है वो परमवीर चक्र होता है। उसके बाद फिर महावीर चक्र, फिर वीर चक्र होता है। और शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है अशोक चक्र। उसके बाद आता है स्थान कीर्ति चक्र का, फिर शौर्य चक्र का। और अन्य पुरस्कार जो हैं वो सेना पदक, नौसेना पदक, वायुसेना पदक, ये सब चीज़ें वो होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या दिया गया है खास तौर पे। तो कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये अवार्ड महत्वपूर्ण जो है ना शांति काल के दिए गए हैं इस बार। ओके,
ये शांति काल के जो वीरता पुरस्कार हैं वो दिए हैं। इस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि ये बताइए कि उदाहरण के तौर पर शौर्य चक्र जो है वो किस कालीन का में दिया जाने वाला पुरस्कार है, मतलब युद्धकालीन या शांतिकालीन या सामान्य है। तो आपको ध्यान में रखना है, याद रखना होगा कि ये शांतिकालीन है। इस तरह से महावीर चक्र के बारे में पूछ दिया जा सकता है, परमवीर चक्र के बारे में पूछ दिया जा सकता है, वीर चक्र के बारे में पूछ दिया जा सकता है सवाल एग्जामिनेशन में। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, मैंने पीडीएफ में सब कुछ दे दिया है। ठीक है, तो अब कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र इन सब की पूरी लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे बगल में ये जो कीर्ति चक्र की पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर मल्लाराम गोपाल नायडू, राइफलमैन रवि कुमार, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुमायूं मुजमिल भट्ट, ये जम्मू कश्मीर के। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं, ये तो 4 जो हैं वो कीर्ति चक्र हो गए। इसके अलावा जो शौर्य चक्र हैं वो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो शौर्य चक्र की पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है। ओके, आप पीडीएफ से ले लेना, पीडीएफ में मैंने दे दिया है, 18 हैं टोटल शौर्य चक्र के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। आप पसंद आए लाइक बटन दबाइए और शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों को। और आपको बताऊं कि हम लोग जो हैं वो जीएस के लिए तैयारी के लिए पूरा एक कोर्स लेकर आ रहे हैं, जो कि ख़ासतौर पे आपका बीपीएससी जो है ना और यूपीएससी भी कवर हो जाएगा उससे। बीपीएससी को टारगेट रखते हुए वो ला रहे हैं। तो क्या आपकी अपेक्षा है, क्या वो जल्दी से लाया जाए या विलम्ब किया जाए? आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और कैसा रहेगा ये जीएस का ख़ास तौर पर, उसमें करंट अफेयर्स तो होगा, ये पूरा एक कोर्स खास तौर पर जीएस का लेकर आने की कोशिश है मेरी। ओके, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, बेहतरीन हमारे पास टीम है, वो आपको डिलीवर करेंगे कोर्स और हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट, ये सब कुछ आपको दिलाया जाएगा बीपीएससी के टारगेट को रखते हुए। बीपीएससी यानी वो पीसीएस है वो। ठीक है, और वो काम आएगा आपके यूपीएससी में भी, यूपीपीसीएस में भी काम आएगा। ठीक है, तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपकी क्या राय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना के किस लड़ाकू विमान को अपग्रेड करने के लिए HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड उसे 240 एरो इंजन यानी AI-31FP वो खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आंसर होगा सुखोई 30 MKI, SU-30 MKI शॉर्ट में कहते हैं, सुखोई 30 MKI। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी उसी ने ये फैसला किया है कि इसके लिए इंजन जो है ना वो खरीदे जाएं। इसकी खरीद टोटल जो है वो 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की होने वाली है। ठीक है, तो एयरो इंजन जो है ना उसकी आपूर्ति 1 साल बाद मिलने लगेगी, और 1 साल बाद यानी 2025 से मिलने लगेगी और 8 सालों के भीतर पूरा हो जाएगा। इंजन में सामग्री कैसी होगी? देखिए 54% से अधिक सामग्री स्वदेशी होगी। ओके, और इसमें कुछ ज़रूरी हिस्से जो है भारत में ही निर्माण किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। पूरी तरह निर्माण जो है HAL का जो कोरापुट डिवीज़न है वहाँ पर होगा, HAL निर्माण करेगा। और इससे क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये अमेरिकी कंपनी के सहयोग से इसका निर्माण किया जाएगा, एरो इंजन का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो भारत में जो सुखोई 30 MKI है, काफ़ी उन्नत ये लड़ाकू विमान है, तो इसके इंजनों को अपग्रेड किया जा रहा है। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा इंजन को अपग्रेड करने से? इससे ये 30 साल तक, अगले 30 साल तक बेहतर रहेंगे। ओके, पहले फेज में 84 सुखोई विमानों को अपग्रेड किया जाएगा, उसके बाद फिर उसको और भी बेहतर किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब का मतलब वो किया जाएगा, काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये अमेरिकी कंपनी जो है ना जनरल इलेक्ट्रिक GE वो और भारत में HAL ये दोनों मिलकर एरो इंजन का निर्माण करेंगे। वैसे ये सुखोई जो है ना वो भारत और रूस इन दोनों के का जॉइंट वेंचर है एक तरह से। भारत में भी HAL जो है ना वो इसका असेंबलिंग वगैरह का काम करता है, इसके पार्ट्स का निर्माण भी HAL करता है। ओके, तो सुखोई 30 MKI ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इंडियन एयरफोर्स के लिए। ओके,
देख रहे हैं रूसी लड़ाकू विमान है। निर्माण जो है रूस के सहयोग से भारत में HAL भी करता है। हवा से हवा और हवा से धरती पर आक्रमण करने में सक्षम है। उपयोग करता है इसका भारत, चीन, रूस, वेनेजुएला और मलेशिया है। 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ता है और करीब करीब 57,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इतनी ऊंचाई तक ये उड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश के नए कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी आंसर होगा टीवी सोमनाथन। क्या नाम है? टीवी सोमनाथन। पिछले कैबिनेट सेक्रेटरी कौन थे? राजीव गौबा। तो उनके रिटायरमेंट के बाद फिर कैबिनेट सचिव का जो पदभार है वो टीवी सोमनाथन ने ज्वाइन कर लिया है, पदभार ग्रहण कर लिया है। ये तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब का कोर्स इन्होंने पूरा किया हुआ है, बखूबी किया हुआ है। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है वो जो कार्यपालिका है ना, उसका सबसे वरिष्ठ पद है। जितने भी अधिकारी हैं उन सब का टॉप बॉस जो है ना, देश भर के जो IAS अधिकारी हैं उन सब के बॉस वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। ठीक है, सबसे वरिष्ठ पद है। ओके, और ये प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों के साथ मिलकर काम करते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में, मंत्रालयों के बीच में तारतम्य बनाने का काम करते हैं। ठीक है, मुख्य काम इनका जो होता है पॉलिसीज़ और प्लान का तालमेल करना, प्रधानमंत्री और मंत्रियों को एडवाइस देना, ये सब इनका जिम्मेदारी होती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज़, इन सब के काम की मॉनिटरिंग करना, मतलब बहुत सही है। अगर जैसे गृह सचिव है तो गृह सचिव के बॉस हैं ये, मंत्री के नहीं है। ठीक है, इसी तरह से डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनके भी बॉस यही कहलाएंगे, डिफेंस मिनिस्टर के नहीं। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण पद है ये देश का। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया? आंसर का B श्रीनिवासन। क्या नाम है? B श्रीनिवासन। तो वो 2027 तक इस पद पर रहेंगे। उन्होंने नलिन प्रभात की जगह ली है। बिहार कैडर के IPS अधिकारी हैं 1992 के B श्रीनिवासन। ठीक है, NSG एक स्पेशल फोर्स है जो कि आतंकवाद रोधी और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैनात किया जाता है। ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। कमांडो के रंग जो है, वर्दी जो है वो काले रंग की होती है। इसका गठन हुआ था 1984 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने यौन उत्पीड़न के मामले में कड़ी सजा के लिए अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक यानी वो पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन विधेयक 2024 पारित किया, जिसमें अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है? अधिकतम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें अधिकतम आंसर का इसका जीवन भर की कठोर सजा और जुर्माना और या फिर मौत की सजा। ये काफ़ी कठोर ये कानून बनाया गया है। हालांकि इसको रोक दिया है वहाँ के गवर्नर ने। कहा है कि ये कानून जो है सेम वैसा ही है जैसे कुछ दूसरे राज्यों में है, तो रोक दिया है, लेकिन हो सकता है आगे पारित हो जाए, मतलब वो ओके कर दें। वैसे विधानसभा से ये पारित हुआ है 3 सितंबर को। ठीक है, वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, तो बीजेपी ने भी इस कानून का समर्थन किया और ये जो कानून है उस घटना के 25 दिन बाद पारित हुआ है, जिसमें आरजीकर जो मेडिकल कॉलेज है और हॉस्पिटल है वहाँ पर एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना हुई थी। बहुत नृशंस हत्या की गई थी। ठीक है, तो विधेयक का उद्देश्य यही है कि दुष्कर्म और यौन अपराधों से जुड़े हुए जो मामले हैं उसमें कड़ी से कड़ी और जल्दी सजा दी जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन होगा पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग SH1 इवेंट में मनीष नरवाल ने कौन सा मेडल जीता है? मेडल आंसर का सिल्वर मेडल इन्होंने जीत लिया है। पेरिस पैरालंपिक की बात करें 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में इन्होंने ये सिल्वर मेडल जीत लिया है। शानदार काम किया। ठीक है, पैराशूटर हैं, हरियाणा फरीदाबाद के रहने वाले हैं मूलतः वो। दाहिना हाथ उनका जन्मजात दाहिने हाथ से दिव्यांग है और अपनी इच्छाओं में इसको बाधा नहीं बनने दिया
उन्होंने और ये शानदार अचीवमेंट प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की T35 कैटेगरी में 100 और 200 मीटर इवेंट में किसने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं? आंसर होगा प्रीति पाल, उन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और एक ही पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाले भी वो पहले ऐसे व्यक्ति पहले ऐसी महिला भी हो गई हैं। ठीक है, पहले ऐसे तो पहला मेडल उन्होंने 30 अगस्त को जीता था और दूसरा मेडल 1 सितंबर 2024 को जीता है उन्होंने। ठीक है, प्रतिपाल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक ही पैरालंपिक गेम्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर होगा प्रतिपाल, मैंने पहले भी आपको बताया। तो महिलाओं की T35 कैटेगरी में 100 और 200 मीटर इवेंट में 2 ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीत लिए हैं और वो 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला ट्रैक एंड फील्ड एथलीट वो बन गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं। उनका जन्म सन 2000 का हुआ था। पैर में उनको प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके बावजूद शानदार काम किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों के एकल SL3 बैडमिंटन इवेंट में नितेश कुमार ने कौन सा मेडल जीता? आंसर होगा गोल्ड मेडल जीता उन्होंने। ठीक है, 2 सितंबर को उन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता और ये दूसरा गोल्ड मेडल था ये भारत का। ठीक है, इससे पहले अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने कौन सा विधि आयोग का गठन सितंबर 2024 में किया? आंसर होगा 23वां। ठीक है, 23वें विधि आयोग यानी लॉ कमीशन का गठन कर दिया है केंद्र सरकार ने और ये 1 सितंबर से 31 अगस्त तक ये कार्य करेगा और ये नोटिफिकेशन राष्ट्रपति की परमिशन के बाद विधि और न्याय मंत्रालय के द्वारा किया गया। ठीक है, अभी इसके जो पदों पर जो विराजमान होंगे अध्यक्ष और वगैरह वगैरह उन सब का अभी ऐलान नहीं किया गया। जैसे ही ऐलान होता है तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो लॉ कमीशन होते हैं, लॉ कमीशन है, तो ये इम्पोर्टेंट बात रही। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन का अतिरिक्त कार्यभार 31 अगस्त 2024 को किसने संभाला? आंसर को वी सतीश कुमार। क्या नाम है? वी सतीश कुमार। अपने 35 वर्ष के करियर में वी सतीश कुमार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम किया है। खासतौर पे इसमें इंडियन ऑयल में काफ़ी बेहतरीन काम किया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और मेंबरशिप प्लान अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। करंट अफेयर्स का 2 तरह का मेंबरशिप प्लान है, एक ISPCs के लिए है और दूसरा बेसिक है जो SSC, रेलवे, टीचर, पुलिस इन सब के लेवल का है, तो देख सकते हैं आप। और हाँ, आपको बताऊं कि SSC GD का बैच लॉन्च हो चुका है और NTPC का तो एक बैच फुल हो चुका है, दूसरा बस लॉन्च होने ही वाला है। तो जो लोग भी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।